वाटर एब्जॉर्प्शन। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं रूट की, बिकॉज रूट एब्जॉर्ब्स वाटर। कल जिस प्रकार से हम लोगों ने बात की थी तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अगर प्लांट का जो वाटर का मूवमेंट है, जो डिफ्यूज़न होता है, इस डिफ्यूज़न का मुख्य कारण होता है लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ वाटर का मूवमेंट, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन से हाइपरटॉनिक सोल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट। यानी अगर हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो हमको बात करना पड़ती है हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक सोल्यूशन की ओर। एक बात जो कल मैंने आपको बताई थी, जहां पानी ज्यादा होगा उसे कहेंगे हाइपोटॉनिक, HYPO। जहां पानी कम होगा उसे कहेंगे हाइपरटॉनिक, HYPER। अब आपको मालूम है कि रूट पानी एब्जॉर्ब करती है। अगर रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है, इसका मतलब ये हुआ कि रूट रिक्वायर्स वाटर, रूट को पानी चाहिए। और अगर रूट को पानी चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर सॉल्यूशन साल्ट कंसंट्रेशन कम ज़्यादा है और पानी कम है। यानी रूट का सॉल्यूशन कैसा हुआ, हाइपरटॉनिक। और सॉइल का कंसंट्रेशन हुआ हाइपोटॉनिक। रूट को पानी चाहिए तो रूट का सॉल्यूशन हुआ कंसंट्रेटेड और सॉइल का सॉल्यूशन हुआ डाइल्यूट। इसीलिए सॉइल में वाटर ज़्यादा होता है तो पानी सॉइल से रूट में आता है। और जब वाटर रूट में आता है तो रूट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जबकि रूट के पास में जो स्टेम है उसका सॉल्यूशन हाइपर हो जाएगा, रूट हाइपो हो जाएगी और हाइपो से हाइपर की तरफ मूवमेंट होता है तो वाटर स्टेम से स्टेम की तमाम सेल्स में, और इस प्रकार से वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता रहता है। दिस इज कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। अब जब हम वाटर एब्जॉर्ब करेंगे उसके बाद ही वाटर को ऊपर भेजेंगे, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। पहले हम वाटर एब्जॉर्ब की बात करते हैं। सेल के प्रोटोप्लाज्म में 80% से अधिक वाटर होता है। सॉइल वाटर का मेन सोर्स रेन और प्रेसिपिटेशन होता है। ग्राउंड वाटर कई टाइप का होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है रन अवे वाटर। रन अवे वाटर का मतलब होता है ये वाटर सॉइल में बहते हुए नियरेस्ट वाटर बॉडी में पहुंच जाता है और प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल वाटर। ये वाटर ग्रेविटी के कारण सॉइल के लार्ज पार्ट से होते हुए वाटर के नीचे अवेलेबल वाटर में पहुंचता है, ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। तीसरा आता है कैपिलरी वाटर। ये वाटर सॉइल के बीच बीच में फाइन कैपिलरीज में पाया जाता है और प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। यानी कि कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। चौथा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये वाटर सॉइल के चारों ओर टाइटली बाउंड हो जाता है और प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो सॉइल में प्रेजेंट टोटल वाटर को हम होलार्ड कहते हैं, और जो वाटर सॉइल में, यानी रन अवे वाटर जो दूर चला गया, ग्रेविटेशनल वाटर जो अंडर वाटर चला गया, अंडर सॉइल चला गया, कैपिलरी वाटर जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर टाइटली बाउंड अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स। तो रन अवे वाटर not available for plants, gravitational water not available for plants, hygroscopic water not available for the plants, but capillary water is available for the plants.
किसी फील्ड में ग्रेविटेशनल वाटर के नीचे जाने के बाद जितना वाटर सॉइल में रहता फील्ड में रहता है उसे फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। जितना भी वाटर सॉइल में रहता है उसको हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। प्लांट्स के लिए अवेलेबल वाटर को हम कहते हैं चेसार्ड, यानी टोटल वाटर जो है वो होलार्ड, और जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है वो चेसार्ड। जो प्लांट्स के लिए नॉट अवेलेबल है उसे हम कहते हैं एकार्ड, यानी कि अगर हम चेसार्ड प्लस एकार्ड को जोड़ दें तो बन जाता है होलार्ड। इसके बाद आती है वाटर एब्जॉर्बिंग रूट्स के रूट हेयर जोन द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है। एपिब्लेमा के ट्यूबुलर इलांगेशन से रूट हेयर बनते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर की आउटर सेल वॉल में प्रोटीन तथा इनर वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। तो यानी कि अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म को पढ़ते हैं तो रेनर ने बताया कि वाटर एब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है। नंबर 1, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन वो एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें एनर्जी खर्च होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रोसेस एक्टिव है दैट मीन्स इट रिक्वायर्स एनर्जी, और जो प्रोसेस पैसिव है इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो अगर हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इसमें रूट सेल्स एक्टिव रोल प्ले करती हैं और इसमें एनर्जी का यूज़ होता है। ये स्लोली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स में होता है और ये टोटल एब्जॉर्प्शन का सिर्फ 2% होता है। अगर किसी प्लांट में ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन स्लोली हल्के हल्के हो रहा है, यानी पानी ऊपर लीफ से हल्के हल्के वेपर्स के रूप में निकल रहा है और पानी नीचे रूट से हल्के हल्के एब्जॉर्ब होगा, तो जैसे जैसे पानी लीफ से बाहर निकलेगा ऊपर से वैसे वैसे रूट से हल्के हल्के एब्जॉर्ब होगा। सबसे पहले रूट हेयर की सेल वॉल में वाटर आता है, क्योंकि रूट हेयर की सेल वॉल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है, और मैंने आपको बताया है कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा उसका डीपीडी अधिक होगा, लेकिन उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, वो सोल्यूशन हाइपरटोनिक होगा और वाटर का मूवमेंट हमेशा हाइपो से हाइपर होता है। तो अब वाटर सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन में आता है, जिससे सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। टर्गर प्रेशर आप समझ गए, जब सेल में पानी अंदर आता है तो टर्गर प्रेशर बढ़ता है। और अब पास की कॉर्टिकल सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डीपीटी बढ़ जाता है और वाटर कॉर्टिकल सेल्स में पहुंचता है। सिंपल सा फंडा है वाटर के मूवमेंट का, आप ध्यान रखिएगा कि वाटर जहां पर है वो हिस्सा हाइपोटोनिक है, वाटर जहाँ पे कम है वो हिस्सा हाइपरटोनिक है, और वाटर का मूवमेंट हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ होता है। इस प्रकार वाटर एंडोडर्मिस से होता हुआ जाइलम में प्रवेश कर जाता है। जब वाटर जाइलम में आता है, आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर जाइलम नॉन लिविंग है, जाइलम डेड टिश्यू है, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो नॉन लिविंग या डेड टिश्यू के थ्रू हो रहा है। तो जब वाटर जाइलम में आता है तो रूट प्रेशर के कारण एक निश्चित हाइट तक वाटर पहुंचता है। रूट प्रेशर तब मैक्सिमम होता है जब ट्रांसपायरेशन स्लो एंड एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। यानी अब आप समझिए, जब ऊपर ट्रांसपायरेशन स्लो हो रहा है लेकिन नीचे से एब्जॉर्ब तेजी से हो रहा है, तो जब तेजी से एब्जॉर्ब हो रहा है और ट्रांसपायरेशन स्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस समय रूट का प्रेशर मैक्सिमम होगा। यूँ समझिए कि इनटेक ज़्यादा है, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन ऊपर ट्रांसपायरेशन से कम निकल रहा है। तो जब बाहर कम निकल रहा है, बाहर निकल रहा है 10 ग्राम और रूट एब्जॉर्ब कर रही है 50 ग्राम, तो रूट के पास पानी ज़्यादा है, पानी ऊपर चल रहा है, जा रहा है, लेकिन लीफ से कम बाहर निकल रहा है, तब रूट का प्रेशर मैक्सिमम होता है।
ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में बना हुआ है, नीचे रूट हेयर है और ये एपिब्लेमा है और एपिब्लेमा के ऊपर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस है। पानी ऐसे रूट हेयर से आता है और ऐसे धीरे 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 एब्जॉर्ब होता हुआ जाइलम के थ्रू होता हुआ ऊपर लीफ तक पहुंचता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर ऐसे एब्जॉर्ब होता है, ये बात आपको समझनी है। अब देखिए, हमने एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करी, अगर हम लोग पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें, इसको समझना इसलिए आसान है या इसलिए ज़रूरी है कि ये उन प्लांट्स में होता है जिनमें ट्रांसपायरेशन तेज़ी से होता है। यानी कि अगर आप देखें तो ट्रांसपायरेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और ट्रांसपायरेशन आप जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। जब प्लांट के एरियल पार्ट से अगर वाटर जो है वो वेपर्स के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तब हम इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब आप समझिए कि ट्रांसपायरेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, यानी प्लांट के बॉडी में जितना वाटर है वो तेज़ी से बाहर निकल रहा है। और आप जानते हैं कि तेज़ी से वाटर बाहर निकलने को डिहाइड्रेशन कहते हैं। और अगर वाटर ज़्यादा डिहाइड्रेट, अगर प्लांट ज़्यादा डिहाइड्रेट कर गया, अगर वाटर तेजी से बाहर निकल गया तो प्लांट ड्राई हो जाएगा और ड्राई होते हुए प्लांट की डेथ हो सकती है। तो अगर वाटर का ट्रांसपायरेशन तेजी से हो रहा है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी तेजी से होना चाहिए और होगा। अगर 100 ग्राम वाटर बाहर निकल रहा है तो 100 ग्राम वाटर नीचे एब्जॉर्ब भी होगा। और आपको मालूम है, अभी आपने पढ़ा था इससे पहले कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और पैसिव एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। तो जब तेजी से ट्रांसपायरेशन होगा तो फिर तेजी से वाटर एब्जॉर्ब होगा, और जब तेजी से वाटर एब्जॉर्ब होगा तो फिर ये पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ये टोटल एब्जॉर्प्शन का 98% होता है। इसमें रूट कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करती, रूट का कोई खास रोल नहीं होता, लेकिन रूट क्या करती है, रूट जो है, रूट के थ्रू वाटर इज, देखिए एक लाइन यहाँ पर लिखी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, दैट वाटर इज जस्ट पुल्ड थ्रू द रूट एंड नॉट बाय द रूट। वाटर रूट के द्वारा खींचा तो जाता है, लेकिन रूट का इसमें कोई रोल नहीं होता। अगर आपने कभी एक लंबी पाइप से किसी तेल की टंकी से तेल खींचा हो, या आप वैसे भी बाल्टी में एक पानी भर के और उसमें पाइप डाल दीजिए और दूसरी तरफ पाइप से ज़ोर से खींचिए, तो वो जो सक्शन प्रेशर बनता है, दैट सक्शन प्रेशर एक्चुअली पुल्स द वाटर, और उसके बाद आप पाइप मुंह हटा भी देंगे, पानी अपने आप उधर पाइप से आता रहता है। वो तरीका जो हो, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। यही काम हम लोग जब मोटर लगाते हैं या हम लोग जब बोरिंग कराते हैं, तो वो जो मोटर होती है वो सक्शन प्रेशर के थ्रू पानी को नीचे से ऊपर खींचती है, और जब पानी नीचे से ऊपर आता है तो वो उससे खिंचता हुआ तो आता है रूट से, लेकिन रूट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना चाहिए कि वाटर इज जस्ट पुल्ड थ्रू द रूट एंड नॉट बाय द रूट। ठीक है, यहाँ पर यह भी समझना है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ी से होता है। ये इसलिए तेज़ी से होता है क्योंकि जितना भी ट्रांसपायरेशन हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है, और जब ट्रांसपायरेशन फास्ट होता है तो फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होना पड़ता है। क्योंकि अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन तेज़ी से नहीं होगा और ट्रांसपायरेशन तेज़ी से होगा तो प्लांट ड्राई हो सकता है। एक समय ऐसा आ सकता है कि प्लांट के अंदर वाटर ही ना रहे, और जब वाटर नहीं होगा तो प्लांट ड्राई हो जाएगा और उससे प्लांट को नुकसान हो सकता है। तो
ट्रांसपायरेशन से लीव्स के जाइलम से एक टेंशन डेवलप होता है। यही टेंशन सक्शन जो प्रेशर होता है जो स्टेम से होता हुआ रूट के जाइलम में पहुंचता है और वाटर ऊपर की ओर आने लगता है। वाटर का ये मूवमेंट मेनली डीपीडी के कारण होता है, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अभी जैसे आपने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपायरेशन स्लोली एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन उन प्लांट्स में होता है जिनमें ट्रांसपायरेशन बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन उन प्लांट्स में होता है जिनमें ट्रांसपायरेशन तेजी से होता है। तो आपको क्या बात समझनी है कि अगर ट्रांसपायरेशन पैसिव है तो इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी, इट विल नॉट यूज द एटीपी। देयर इज नो यूज ऑफ एटीपी इन पैसिव एब्जॉर्प्शन, बट it will be very fast process, it will be very fast absorption। तो एक्टिव में एनर्जी खर्च होती है, पैसिव में एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता। एक्टिव एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन स्लोली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स में होता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन फास्ट रैपिड ट्रांसपायरिंग प्लांट्स में होता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, नंबर 1 एक्टिव, नंबर 2 पैसिव। तो जो एक्टिव होता है वो उसमें एनर्जी खर्च होती है और वो स्लो होता है। जो पैसिव होता है उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती और वो तेज़ी से होता है। तो मेरे ख्याल से एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन का ये फंडामेंटल जो प्रोसेस का एक प्रिंसिपल है ये आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अब आप देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला है अवेलेबल सॉइल वाटर। यदि सॉइल में एयर अधिक है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। यदि सॉइल में CO2 की मात्रा अधिक है तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। यदि सॉइल में सभी एयर स्पेस में वाटर भर जाए तो इस कंडीशन को वाटर लॉगिंग कहते हैं और ऐसी सॉइल को फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहा जाता है। फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। सॉइल टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ने से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और उससे अधिक होने पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसी प्रकार से सॉइल का कंसंट्रेशन बढ़ने पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो कुल मिला के जो बात आपने पढ़ी आज, उस जो वाटर एब्जॉर्प्शन आप पढ़ रहे हैं इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि वाटर जो होता है जो इसका मेन सोर्स होता है रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन, और पानी जब बरसात में आता है नीचे तो या तो वो आसपास की वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, इसे रन अवे वाटर कहते हैं। ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। ग्रेविटेशनल वाटर नीचे ग्रेविटी के असर से बहुत नीचे चला जाता है, ये भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। कैपिलरी वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लांट में जो सॉइल होती है उससे टाइटली बाउंड होता है, इसलिए प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट, और मैकेनिज्म ऑफ वाटर में एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन दो टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर एक्टिव है तो ये स्लो होगा और इसमें एटीपी एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन ये जाइलम के थ्रू होता है, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव है तो ये टोटल एब्जॉर्प्शन का 98% होगा, ये बहुत तेज़ी से होगा और इसमें एटीपी खर्च नहीं होंगे। तो एक्टिव में एटीपी खर्च होते हैं और पैसिव में एटीपी खर्च नहीं होते। तो
अवेलेबल सॉयल वाटर को अगर आप देखेंगे तो सॉयल में अगर वाटर है तो ये एब्जॉर्प्शन तेजी से होता है। तो इसको मिला करके कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आई होगी। बीएससी के बच्चे इन नोट्स को स्क्रीनशॉट लेकर के इससे अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप। थैंक यू, बाय बाय।